हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिमिनल्स पोस्ट वाइफ के न्यू एपिसोड को। अब तक ये कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि किस तरह से अश्विन ने दक्ष से बातें की थी और वो दक्ष को कितना ज़्यादा तकलीफ दिया था। वो काफ़ी मुश्किल से अपने घर पहुँचे थे। घर पहुँचते ही जैसे वो अंदर की तरफ अपने कदम रखे थे, इस वक्त अयान, जो कि इधर उधर घूमते हुए कुछ सुन रहा था, तभी अचानक से वो जाकर के सामने दक्ष के ठीक सीने से टकराता है और फिर एकदम से अलग होते हुए कहता है, सॉरी भाई, मैंने देखा नहीं आपको। लेकिन दक्ष जो बस अपना हाथ दिखा करके उसे जाने का इशारा कर दिए थे और खुद एक कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन दक्ष को इतना सैड देख करके अयान, जो पहले तो अभी कुछ सुन रहा था इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे उसने अपने हेडफोन को अपने कान से हटाया और अपने हाथों में लिए बाउल को टेबल पर रखा, वो तुरंत ही भागकर दक्ष के सामने आते हुए कहता है, भाई, ईश्वी भाभी कहाँ है? जैसे ही दक्ष ने ईश्वी का नाम सुना था, वो एकदम से अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, जहाँ उसे होना चाहिए। अयान थोड़ा घबराते हुए पूछता है, भाई इसका क्या मतलब है? कहाँ होना चाहिए उसे? आप मेरी तरफ देखकर बात करो, कहाँ गई वो? दक्ष कहते हैं, मुझे नहीं पता, हटो यहाँ से। दक्ष को वो रूम में जाने नहीं दे रहा था और वो एकदम से आकर के रूम के गेट के सामने खड़ा होकर के अपना हाथ फोल्ड करते हुए पूछता है, जब तक मुझे आप नहीं बता देते कि ईश्वी कहाँ पर है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। दक्ष कहते हैं, अयान नाटक बंद करो, हटो यहाँ से। लेकिन अयान जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, बार बार दक्ष के कहने पर भी वो नहीं मानता और इस तरह दक्ष को अपनी बातों को अवॉइड करता सुन करके वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, भाई, ईश्वी ने मुझसे कहा था कि अगर वो हॉस्पिटल से बचकर आई तो वो मुझे डांटेगी। उसे कोई प्रॉब्लम भी हो रही थी ना? आई क्या हुआ उसे? वो कहीं हमें हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं? अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी उसके गाल पर दक्ष के हाथ जो कि जोर से पड़े थे और उसका चेहरा जो एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाता है। अभी तक जहां दक्ष अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अयान को बस अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब उसकी तरफ ही ध्यान से देखते हुए अपनी लाल आंखों से कहते हैं, खबरदार जो इस तरह की बकवास की तो ईश्वी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जान है वो मेरी, मुझे किसी भी हालत में अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा मैं, और सोचना भी मत कि उसे कुछ होगा। जान बसती है उसमें और मेरे दिल की धड़कन उसके अंदर है, जो भी उसके पेट में पल रहा है। जैसे ही दक्ष ने बहुत ही धीरे से बोला था, अयान जो अपने गालों पर हाथ रखे दक्ष को ही बस देखे जा रहा था और रोंदू सा मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हारा क्यों मुझे? मैं तो बस पूछ रहा था भाई, वैसे वो है कहाँ पर? अपने घर पर है, उसकी मॉम को उसकी ज़रूरत थी। अब मेरा दिमाग खराब मत करो, निकलो यहाँ से। अयान जो गंदा सा मुंह बनाते हुए जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गया था। दक्ष आ करके अपने कमरे में लेटते हैं, लेकिन आज उन्हें यह कमरा बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ईश्वी के बिना उसकी सारी हरकतें एक एक करके दक्ष को याद आने लगती हैं। इस कमरे में बीती ईश्वी की सारी यादें जो दक्ष को तंग कर रही थी, उसकी बातें जो वो बेड पर बैठकर दक्ष के साथ किया करती, वो खेल जो उसने पहली रात खेला था। 2 दिन में ही दक्ष और ईश्वी की इतनी सारी मस्तियाँ हो गई थी और इतनी सारी मेमोरीज बन गई थी, जिसे याद कर करके दक्ष कभी मुस्कुराते तो कभी सैड हो जाते। उसका वो सारा सामान तहस नहस करके पूरे कमरे को बर्बाद करना, रह रह करके दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वी आकर के उनसे कुछ कहने वाली है। नज़र उनकी अभी डोर पर ही टिकी हुई थी, मगर वहाँ से कोई आने वाला नहीं था। वो बस अपनी आंखें खोले सीलिंग की तरफ देखते हुए बेड पर लेटे हुए थे। लगभग इसी तरह से 3-4 घंटे बीत जाते हैं। अब रात के लगभग 1 बज चुके थे। अयान के कमरे से दक्ष को काफ़ी टाइम से थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ सुनने के बावजूद भी दक्ष ने कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन रात के 1 बजे तक उन्हें कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकलकर जैसे अयान के कमरे की तरफ आए थे, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वही अयान जो अंदर ही अंदर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। मुझे नहीं पता यार क्या हुआ है भाई को, यार मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया है, ऊपर से थप्पड़ मार दिया यार मुझे। अब तो मैं जा रहा हूँ, कोई दर्द भरा गीत लिखूंगा। दक्ष ने अयान से कभी भी इस तरह का मिसबिहेव तो नहीं किया था, लेकिन आज न जाने क्यों उनको इतना गुस्सा आ गया था अयान की ये बात सुनकर के कि ईश्वी हमेशा हमेशा के लोगों को छोड़कर चली गई। दक्ष ये सोचने से भी डरते थे। वो हल्का सा अपने हाथ को दरवाजे पर पीटते हैं और जैसे ही आवाज़ अयान को सुनाई दी थी, वो रुद्र से कहता है,
मैं 1 मिनट में आता हूँ। वो फ़ोन रख करके जैसे दरवाज़ा खोल करके बाहर की तरफ झांका था, दक्षो इस वक्त अपने हाथ को दीवार पर टिकाए उसी को घूरते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो इतनी रात में और किससे बातें हो रही हैं? अयान जो कहता है, भाई वो रुद्र से बात कर रहा था, वो ऐसी ही बात थी, कोई खास नहीं। दक्ष अंदर आते हैं और अयान के कंधे पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, लुक मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था उस वक्त, मुझे तुझे मारना नहीं चाहिए था। अयान जो ज़ोर से दक्ष को गले लगाते हुए कहता है, इट्स ओके ना भाई, मुझे पता चला है आपने ऐसा क्यों किया मुझे। सुनकर दक्ष कहते हैं, क्या पता चला है? अयान जो फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, रुद्र को तान्या ने सब कुछ बताया और रुद्र ने मुझे बताया। ईश्वरी भाभी अब अपने घर पर रहना चाह रही है ना, उनके डैड की डेथ हो गई है। दक्ष ने बस इस बात पर अपने सिर को हाँ मिला दिया था और वो आकर के अयान जहाँ बैठा था वहीं पर बैठते हैं और सामने देखते हैं कि वहाँ नोटबुक पर कुछ लिख रखा है और साथ ही उसके बगल में एक पेन रखा हुआ था। जैसे ही अभी दक्ष उस कॉपी को उठाते ही तुरंत ही अयान के हाथ से वो कॉपी छीनते हुए कहता है, भाई ये कुछ नहीं है, ये तो बस मैं ऐसे ही मैं बस ऐसे ही लिख रहा था कुछ। दक्ष उसके हाथ से कॉपी छीनते हुए कहते हैं, हाँ तो दिखाओ तो सही, क्या लिख रहे थे? रुद्र जो इस वक्त लाइन पर ही बना हुआ था और वो दक्ष की बातें सुनते हुए कहता है, वो कुछ लिखना चाह रहा है लेकिन तुझसे डरता है। काफ़ी अच्छा सिंगर बन सकता है और हाँ लिरिक्स आर्टिस्ट भी काफ़ी अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर तू थोड़ा सपोर्ट कर दे तो। ये सुनकर दक्ष अयान को घूरते हुए कहते हैं, तो तुम आ गए अपनी सिंगिंग लाइन में, मना किया था ना। अयान जो अपने घुटनों पर बैठ करके दक्ष के पैरों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, भाई प्लीज़ प्लीज़ ना भाई, अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो मैं ये कर लूँगा, एक बार मौका तो दे करके देखिए मुझे। मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, मैंने सोचा ना कि पहले तो कुछ हैप्पी हैप्पी सा बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ सैड लिखता हूँ, वही लिख रहा था, क्योंकि आजकल तो ज़माने में सबका दिल टूट ही रहा है। दक्ष इस बात पर थोड़ा इमोशनल होते हैं और साथ ही थोड़ा हैरान भी, और अयान की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ऐसा है क्या, सबका दिल टूटता है? अयान जो कहता है, हाँ ना भाई, सबका दिल टूटता है, लेकिन फिर जुड़ भी जाता है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं गाना कुछ इस कदर लिखूँगा ना कि ईश्वरी भाभी ये गाना सुनकर के काफ़ी इमोशनल हो जाएंगी और आपके पास भागी भागी चली आएंगी। लेकिन दक्ष को तभी याद आता है ईश्वरी की वो कही हुई बात, जिस तरह से पैसों के लिए ईश्वरी ने दक्ष को टॉन्ट मारा था, आप मुझे नहीं दे सकते मेरे पापा की तरह लाइफस्टाइल। लेकिन तभी दक्ष को खड़े होते हुए कहते हैं, नहीं, गाने से कोई किसी के पास नहीं जाता। हर इंसान की जेब में जब तक पैसा नहीं रहता, ना तो कोई उसकी इज्जत करता, ना ही उसके साथ रहना चाहता है। खैर ये सब छोड़, तो सुना क्या लिख रहा था? ये सुनकर अयान जो थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, मैं सुनाऊं भाई? दक्ष कहते हैं, मैं भी तो देखो मेरा भाई किस लेवल पर गाने लिखना शुरू किया है। अयान जो कहता है, भाई मैंने खुद से लिखा है। ओके मैं आपको सुनाता हूँ, हाँ, बट इसका ना थोड़ा टोन मेरे से सही से बन नहीं रहा, तो मैं ऐसे ही रैंडमली गा रहा हूँ, ठीक है? दक्ष कहते हैं, तू गा ना। रुद्र भी अब स्पीकर पर था और वो भी अयान की आवाज़ सुनना शुरू करता है, इतना ही तो तुझसे मांगा था मैंने, प्यार ही प्यार दिया था ना तूने। बट ये सही नहीं लग रहा भाई। मैं जो दक्ष अपने हाथ में उस कॉपी को पकड़ते हुए कहते हैं, ये तूने लिखा है? ये सुनकर अयान जो खुश होते हुए कहता है, हाँ भाई मैंने ही लिखा है, पर मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, अभी म्यूज़िक नहीं आ रहा मेरे मुंह से। दक्ष इस बात पर कहते हैं, ठीक है सुनो। अयान और रुद्र जो एक साथ बोलते हैं? दक्ष पहले तो अयान को घूरते हैं और फिर एक बार उस फ़ोन को, और फिर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, क्यों क्या हुआ? मैं नहीं गा सकता? ये जैसे ही अयान ने सुना था वो एकदम से दंग रह गया था और वो फ़ोन उठाकर कहता है, रुद्र क्या ये तूने भी सुना क्या बोल रहा है भाई? रुद्र जो कहता है, अरे हाँ जब गा रहे तो गाने देना, हाँ शुरू कर। और फिर वो अयान से कहता है, सर 1 मिनट के लिए स्पीकर बंद करना। दक्ष भी कॉपी की तरफ ही देख रहे थे। जैसे स्पीकर बंद हुआ था, अयान जो कि कान पर अपना फ़ोन लगाया था और दूसरी तरफ से रुद्र जो कहता है, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तू भी कहीं पर रिकॉर्ड कर ले। फ़ोन से रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आती है ना, तू कहीं रिकॉर्ड करेगा तो वो रियल वॉइस होगी। ये सुनकर अयान जो कहता है, आर यू श्योर मुझे ऐसा करना चाहिए? रुद्र जो कहता है, अरे आई एम डैम श्योर करना चाहिए। इस वक्त दक्ष बहुत परेशान है
और वो जो भी गाएगा ना, इट्स गोइंग टू बी बैंगर, ट्रस्ट मी डूड। ये सुनते ही अयान जो कहता है ओके, बट कहीं दोबारा मुझे थप्पड़ ना पड़े, और वो धीरे से अपने लैपे के रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है। दक्ष जो गाना पढ़ते पढ़ते किसी और ही दुनिया में गुम हो चुके थे, और फिर अचानक ही उनके मुंह से धुन आना शुरू होता है। इतना ही तो तुझसे मांगा था मैंने, प्यार ही प्यार दिया था न तूने, इतना ही तो तुझसे मांगा था मैंने, प्यार ही प्यार दिया था न तूने, फिर क्यों ऐसे छोड़ गया, दिल मेरा क्यों तोड़ गया, कैसे मैं जीऊंगा अब साथ जो तू ना रहा। हाँ खुदा कुछ तो बता दे, इश्क में क्यों ये सजा दे, प्यार ही किया था ना मैंने, कोई गुनाह नहीं, दगा दिया ना उसने मुझको, फिर क्यों दर्द मिला बस मुझको, क्या खबर है कुछ भी तुझको, कुछ तो बता दे। दक्ष शांत तो हो गए थे, लेकिन अयान और रुद्र दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। दक्ष अयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुझे ठीक तो है? अयान जो एकदम से फोन को साइड में रखता है और जल्दी से दक्ष के सामने आकर कहता है, भाई ये क्या गा दिया आपने? मैं दक्ष अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहते हैं, क्या हो गया? मैं दूसरी तरफ से रुद्र जो दोबारा से स्पीकर पर आ चुका था, वो चिल्लाते हुए कहता है, वाओ, हमें तो गाना मिल गया। भाई अयान जो कहता है, भाई ये तो मैंने लिखा भी नहीं था, और ये बोलते हुए वो अपनी कॉपी में ही देख रहा था, और देखते हुए कहता है, मेरी लिरिक्स तो थू थी, आपने तो इसे बैंगर ही बना दिया, थैंक यू सो मच। दक्ष उसको रोकते हुए कहते हैं, हो गया, अब ये तुझे प्रैक्टिस करना है, बाकी मैंने सिर्फ एक छोटा सा रेफरेंस दिया है, तो इसको इस्तेमाल करके कुछ और भी अच्छा बना सकता है। लेकिन तभी अयान जो दक्ष को रोकते हुए कहता है, भाई रहने दो, क्या ज़रूरत है अच्छा बनाने की, मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा, थैंक यू, और हाँ कल आकर आपको सुनाऊँगा भी। मेरे दर्शक कहते हैं, ओके गुड लक, और हाँ इसमें तुम्हें पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, उसकी अरेंजमेंट। जैसे ही दक्ष ने पैसों का नाम लिया था, अयान थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई मैं कर लूँ। लेकिन तभी दर्शक कहते हैं, डोंट वरी, जितने पैसे लगेंगे मुझे बता देना, मैं अरेंज करवा दूँगा तुम्हारे लिए। ये सुनते ही अयान जो एकदम से इमोशनल हो गया था, और जाकर के ज़ोर से अपने भाई को गले लगाते हुए कहता है, क्या हो गया भाई आपको, आप ऐसे? दक्ष उसको अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, क्या मतलब, मैं अच्छा नहीं हूँ? अयान जो कहता है, भाई इस वक्त तो आप मुझे भगवान लग रहे हो, थैंक यू सो मच। दक्ष उसको अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, चल सेंटी मत हो। वो बार बार अपने चेहरे को ले जाकर के दक्ष के सीने से लगा रहा था, जिससे उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकल आए थे। वहीं अयान ने फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ा था। रुद्र जो दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए कहता है, तूने रिकॉर्ड किया? अयान जो कहता है, अभी धीरे बोल, कान फाड़ेगा क्या? और फिर वो स्पीकर को स्लो करते हुए अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहता है, फुल रिकॉर्डिंग हो गई है भाई, अब बस हमें इसके साथ म्यूज़िक देना बाकी है, क्या बोलता है? भाई रुद्र जो कहता है, इसी आवाज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अयान थोड़ा डरते हुए कहता है, मगर अगर भाई को पता चला तो वो मारेंगे तो नहीं? रुद्र जी कहता है, वैसे भी ईश्वी और दक्ष अलग हो चुके हैं, राइट? सोच अगर ईश्वी ये गाना दक्ष के मुंह से सुनती है, लाइक सोच पूरी दुनिया में ये गाना बज रहा है, और ईश्वी को अचानक से कहीं रेडियो में, या फिर कहीं फ़ोन पर, या फिर कहीं उसने टीवी ऑन किया और अचानक से दक्ष का गाना सुनाई दे। सोच यार क्या फीलिंग होगी ईश्वी को। और तेरे भाई ने ये गाना उसी के लिए तो गाया है। ये सुनते ही अयान जो इमोशनल होते हुए कहता है, भाई इतना अच्छा गाते हैं, और इतना अच्छा
बोल, इतनी जल्दी उन्होंने लिरिक्स बना दिया यार पूरा, जिसको बनाने में हमें कितना टाइम लगा था, और फिर भी हमने कितना भोंदू सा लिरिक्स बनाया था ना। ये सुनकर रुद्र जी कहता है, मानना पड़ेगा, दक्ष का करियर किसी और जगह पर चला गया। उसे यार सिंगर बनना चाहिए था, कहाँ गया इस लाइन में वो कमांडो बमांडो। लेकिन वो भी सही है, लड़ता भी तो कितना है ना। अयान जी कहता है, चाहे कितना भी लड़े दिल के तो साफ है ना। हो सकता हो ये गाना ईश्वरी और दक्ष को मिलाने के लिए काफ़ी हो। रुद्र जी कहता है, तुझे पता है या नहीं, सिर्फ ईश्वरी नहीं, कोई और भी उससे अलग हुआ है। अयान जो पूछता है, और कौन? भाई की ज़िंदगी में मेरे और ईश्वरी के अलावा तो कोई और है ही नहीं। रुद्र जी कहता है, पर अब हो गया है। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ, तो चाचा बनने वाला है। अब तो अयान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो एकदम से डांस करते हुए कहता है, ओह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे लॉटरी लग गई हो। रुद्र जो फ़ोन से ही कहता है, अच्छा ठीक है, अब नाचना तो बंद कर, नागिनों की तरह फन निकाल करके। अयान जो कहता है, तुझे कैसे दिख रहा था ये बात? अच्छा, मैं नागिन डांस नहीं कर रहा था। खैर ये सब छोड़, अब ना हम लोग काम पर लगते हैं और कल परसों तक इसे एकदम बैंगर वाला म्यूज़िक बनाएंगे, सबके दिल को टच कर जाए। मैं इस बात पर रुद्र से कहता है, ठीक है, कल मिलते हैं, और पैसों की टेंशन मत लेना, अगर कम पड़ता है तो मैं तो हूँ ही, तेरा दोस्त है तेरे साथ, तो फिर टेंशन किस बात की। और ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया था। जहाँ एक तरफ दक्ष की पूरी रात जो ऐसे ही बीत गई थी अपनी आंखें खोले और ईश्वरी के बारे में सोचते हुए, वहीं दूसरी तरफ माथुर हाउस में भी कुछ यही हाल था। ईश्वरी जो अपने कमरे में कभी अपनी माँ के चेहरे को धीरे से अपने हाथों से सहलाती, तो कभी उनके बालों को, और कभी आकर के खिड़की के पास खड़ी हो जाती, और बार बार उसकी निगाहें उसी सामने वाले रिजॉर्ट पर जा रही थी जहाँ पर दक्ष कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। और इसी तरह से उसने भी अपनी पूरी रातें काट दी थी। वहीं अगली सुबह तान्या जो थोड़ा तेज चिल्लाते हुए कहती है, अरे इन लोग की गॉसिपिंग कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है, कुछ और काम ही नहीं होता है इन लोगों को। और ये बोलते हुए वो अपने फ़ोन में ही देख रही थी, जैसे ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही है, और बोलते हुए ये अब अर्चना जी के घर के अंदर आ चुकी थी, जहाँ पर वो देखती है कि इस वक्त ईश्वरी जो बार बार अर्चना जी से बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ कुछ तो खा लीजिए, अब बस रो रही है, कुछ नहीं खा रही, ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। पीछे से तान्या जो धीरे से उसके बाजू को पकड़ करके खड़ा करते हुए कहती है, रुको, आंटी को मैं खिलाती हूँ। आंटी, इसकी तरह नहीं हूँ मैं, ये सिर्फ आपसे प्यार से रिक्वेस्ट करिए, मैं आपके मुंह में ज़बरदस्ती खिला दूंगी, इससे अच्छा है कि आप खुद ही खा लीजिए। अर्चना जी जो कहती हैं, कैसे खा लूँ मैं, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा, प्लीज़ मुझे अकेले रहने दो। और ये बोलकर वो जैसे ही अभी कमरे में जाती, लेकिन वो इस वक्त ब्रिजेश के ही कमरे में जा रही थी, जहाँ पर वो हमेशा उनके साथ वक्त गुजारा करती थी। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, उनके साथ बीते हर वक्त हर लम्हा मुझे बहुत याद आ रहा है बेटा। ये सुनते ईश्वरी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इस वजह से क्योंकि उसके पापा और उसकी मम्मी बिछड़ गए थे। दूसरी वजह ये थी कि वो भी इस वक्त समझ पा रहे थे कि दक्ष का क्या हाल हो रहा होगा। जो हाल उसका है, कुछ ऐसा ही तो दक्ष भी महसूस कर रहे होंगे। कैसा लगता है जब एक कपल दूसरे के साथ बिछड़ जाता है, एक जीवन साथी जिसने वादा किया था कि वो पूरी ज़िंदगी उसका साथ देगा, और बीच में उसके हाथ को छोड़कर वो कहीं दूर चला जाए और वहाँ से कभी वापस ना आ पाए। ईश्वरी जोर से जाकर के अर्चना जी को गले लगाते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दी थी। तभी तान्या जो उन दोनों को देखते हुए कहती है, ये हेलो, मैं किसको किसको संभालूं? कम ऑन ईश्वरी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें आंटी को संभालना चाहिए, उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। और वो अर्चना जी से ईश्वरी को अलग करते हुए उसे साइड में ले आकर खड़ा करते हुए कहती है, और तुम जिसके लिए रो रही हो ना, जाकर के उसके सामने रो, उसके सामने माफ़ी मांगो, तुमने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत था ईश्वरी। मैं ईश्वरी जो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, और प्लीज़ अभी मुझे मेरा पूरा फोकस अपने मॉम और अपनी मॉम को ठीक करने में लगाने दो, और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना मुझे। तभी तान्या जो धीरे से उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, वाकई किसी और के बारे में कुछ भी नहीं सोचना तुम्हें? कम से कम खुद के बारे में तो सोचो। इस तरह से तुम्हारी सिर्फ बीमारियां बढ़ेंगी, तकलीफ़ में रहोगी तुम। और तुम्हें पता है ना कि इस हालत में इंसान को बहुत खुश रहना होता है। एक माँ अपने बच्चे को तभी खुश रख सकती है जब वो खुद खुश रहे। इस माहौल में तुम्हें इस वक्त नहीं रहना चाहिए श्री। ये सुनकर ईश्वरी जो कहती है,
मेरी माँ ने भी तो मुझे 9 महीने अपने कोख में पाला है। आज उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं छोड़कर चली जाऊँ, वो भी इस वजह से क्योंकि मेरे पेट में कोई और जान पल रही है। इस वक्त मैं सिर्फ अपनी मॉम की बेटी हूँ और कुछ नहीं। अपने बाप की अच्छी बेटी होने का तो फ़र्ज़ नहीं निभा सकी मैं, कम से कम माँ को तो संभाल लूँ। तान्या जो उसको धीरे से सहलाते हुए कहती है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, प्लीज़ शांत हो जाओ। वो जैसे तैसे करके अर्चना अर्शवी को संभालने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ सुबह ही सुबह बंटी, रुद्र सब आकर के इस वक्त अयान के कमरे में बैठे हुए थे और सबके सब म्यूज़िक देने की कोशिश कर रहे थे, मगर सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। यार मुझे नहीं लगता ना इसको म्यूज़िक की ज़रूरत है, रुद्र ने बस यूं ही बोल दिया था। तभी बंटी इस बात पर कहता है, दैट्स करेक्ट, आई ऑल्सो थिंक सो। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि पब्लिक को कुछ यूनिक लगे। हमेशा तो हम बैकग्राउंड म्यूज़िक देते हैं, गिटार, पियानो, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट अबाउट हम रियल फीलिंग्स को शो करें पब्लिक को? तो अयान तो कहता है, पागल हो गया क्या तुम लोग, कुछ भी बकवास कर रहे हो, म्यूज़िक नहीं निकल रहा तो मतलब गाना, वो भी बिना म्यूज़िक के? अरे नहीं चलेगा यार, फिर तो मजाक बन जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग की बकवास। इस बात पर रुद्र जो खड़े होते हुए कहता है, कम ऑन अयान, जस्ट थिंक अबाउट इट। दक्ष ने ये पूरी फीलिंग के साथ गाया है और गाते गाते मुझे लगता है ना कि उसकी आवाज़ थोड़ी भारी भी हो गई है, और इसका मतलब तो समझ रहा है, मतलब इसमें रियल फीलिंग शो हो रही है। क्या ज़रूरत है म्यूज़िक देने की? अयान जो कहता है, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही, ये पॉसिबल हो सकता है? कोई म्यूज़िक सुनना चाहेगा बिना म्यूज़िक के? सिर्फ लिरिक्स होगा जिसमें, तो बोरिंग नहीं लगेगा? तभी रुद्र जो कहता है, तू ज़रा दोबारा से अपने भाई के गाने को प्ले तो कर, तुझे समझ में आएगा क्या चीज़ बनाई है तेरे भाई ने। मैं तो कहता हूँ बिना म्यूज़िक के लॉन्च करते हैं। बंटी जो कहता है, एग्जैक्टली, मुझे भी लग रहा है तुम्हारे भाई की उस आवाज़ में खुद धुन है, उसे ज़रूरत नहीं किसी और धुन की। अयान जिस वक्त थोड़ा कंफ्यूज तो हो गया था, वो अपने माइंड को रब करते हुए कहता है, क्यों ना इस बारे में भाई से पूछ लिया जाए। तभी अचानक ही भाई का नाम लेते ही दक्ष अंदर आते हुए सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आए थे और सबके सामने रखते हुए कहते हैं, क्या बात चल रही है, हुआ कुछ तुम्हारा अयान? अयान जो कहता है, हाँ हाँ भाई, मैंने सीख लिया आपका वो धुन। वहीं दक्ष कहते हैं, सुनाओ ज़रा। तभी रोज़ जो कहता है, टाइम क्यों वेस्ट करना है, रिकॉर्ड हो गया ना हम लोग के पास। हम लोग सोच रहे थे बस उसके साथ म्यूज़िक दे करके फिर डाल दिया जाए। वहीं दक्ष कहते हैं, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, अपने एक सीनियर है उनसे मैंने बोला है, फ़िलहाल के लिए समझ लो उधार दे रहे हैं, जैसे मेरे पास पैसे आते हैं मैं उनको वापस कर दूँगा।